So good morning to everyone. So yesterday, from the last I think 4 5 classes, na, we are discussing one particular question which is very comprehensive in nature. तो उसको आज हम कंप्लीट करेंगे. So किस में कंटिन्यू करेंगे बेटा हम? टैली में. Which mode? Education mode. Okay, then we will shut the company and now we will open our company which is XYZ. Let me check बेटा record हो रहा है कि नहीं. Yes, it is recording. Okay. Then after that हम कहाँ पे जाएंगे बेटा आप इसके बाद? हम किस पे वर्क? वाउचर्स. हम वाउचर पे ही वर्कआउट कर रहे थे ना. अच्छा, एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान देना, आप लोगों को पता नहीं विजिबल है कि नहीं. यहाँ पे प्लीज जरा देखो, क्रिएट में सी कुछ बोल्ड में लिखा हुआ है क्या? ऑल्टर में ए बोल्ड है, चार्ट में एच बोल्ड है. इन द सेम वे इन वाउचर वी इज बोल्ड, इन डे बुक के इज बोल्ड, इन बैंकिंग एन इज बोल्ड, and for balance sheet and profit and loss and stock summary and ratio analysis BPSR respectively are bold in character. Okay, तो बेसिकली ये जो बोल्ड हमें यहाँ पे अल्फाबेट दिए हुए हैं वो हमें शॉर्टकट की हमें बता रहे हैं कि इफ यू प्रेस दैट पर्टिकुलर की फ्रॉम योर कीबोर्ड देन ऑटोमेटिकली यू विल एंटर इन दैट ऑप्शन. जो भी वहाँ पे वो ऑप्शन दिया हुआ है आप उसमें आप एंटर कर जाओगे ऑटोमेटिकली. तो ये आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आपको सिलेक्ट करके एंटर करना होता है लाइक कि वाउचर पे हम अपने. यस बेटा, तो जनरली हम करते क्या है कि अपने एरो की का यूज करते हैं. वी सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर option and then we press enter to enter into that. Otherwise you can also use the shortcut button which is known as hot keys. इसको शॉर्टकट नहीं, इसको हॉट की बोला जाता है. तो आप ये हॉट की जब प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से then you will enter into that option. So I am pressing, suppose कि मेरा भी रेशियो एनालिसिस में भी सिलेक्शन है बट मुझे जाना है वाउचर्स में. तो एक तो ऑप्शन है कि मैं अपने जो एरो की है उसको यूज करके मैं वहां पे एंटर कर लूं, मैं उस वाउचर में एंटर कर जाऊंगा, या फिर मैं सीधे अपने कीबोर्ड से बस वी प्रेस करूंगा, मैं ऑटोमेटिकली वाउचर में एंटर कर गया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हॉट की का बाहर भी यूज होता है. मैंने स्टार्टिंग में इससे डिस्कस नहीं किया क्योंकि पहले मैं बेसिक चीजों पर पहले फोकस करना चाहता था और आई थिंक बेसिक चीजें हमारी लगभग कंप्लीट ही होगी है, बस एक दो पॉइंट रह गए हैं तो उसको भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे. So we discussed till the 22nd point in last class. Now we will move on to the 23rd point. अच्छा, 22nd में हम लोगों ने टैक्स वाला अभी छोड़ दिया है, ठीक है. उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि कैसे हमें करना, मतलब आज ही करेंगे लेकिन थोड़ा सा रुक के करेंगे, ठीक है. अब 23rd में बेटा आ जाते हैं. 23rd में प्लीज देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट. क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिया हुआ है सैलरी 43,000. सैलरी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? What does this point explain regarding the closing outstanding amount of salary, rent, provision for taxation and insurance? Can someone explain? Yes beta, at the end of the year these are the outstanding amounts. तो अब हमें क्या करना होगा, we need to check. हमें चेक करने की जरूरत पड़ेगी. अच्छा ठीक है, हमने सैलरी की पेमेंट तो की है 98,000 की, लेकिन उसके अलावा हमारी सैलरी कितनी ड्यू रह गई है, 43,000 रह गई है, ठीक है. और हम इसके अलावा ये भी देखेंगे कि हमारी बैलेंस शीट की जो ओपनिंग बैलेंस शीट थी उसमें हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी का अमाउंट कितना था. समझ में आ रहा है बेटा सभी को? तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, हाउ टू कैलकुलेट द एडजस्टेड अमाउंट और नॉट एडजस्टेड अमाउंट, हाउ टू कैलकुलेट द एडजस्टमेंट अकाउंट, जिस अमाउंट से हमें वहां पे एडजस्ट करना होगा सैलरी को. कोई बताएगा बेटा मुझे?
ओके, वेरी गुड। तो कहाँ पे ऐड होगा और कहाँ पे लेस होगा ये, मतलब किस कौन से आइटम से? सैलरी अकाउंट से। मीन्स यू आर सेइंग कि क्लोजिंग बैलेंस प्लस सैलरी पेड माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, यही ना आप बोल रहे हो? यस, सो दैट इज करेक्ट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्लोजिंग सैलरी का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, द क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ सैलरी दैट इज 43,000। मैं कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। दैट इज 43,000 ऑफ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस हमने इस ईयर में कितना पेड किया हुआ है, 98,000 सैलरी का अमाउंट पे किया हुआ है। ओके, तो कितना आ गया, 1,41,000 माइनस हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है। अभी मैं इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ कैसे ये फॉर्मूला बना। और फिर मैंने 50,000 हमारा ओपनिंग बैलेंस था। अच्छा, यहाँ पे 50,000 माइनस 1 सेकंड बेटा, हम्म 43,000 98,000 वन से। अच्छा बेटा, यहाँ पे वो उसको लिए ही नहीं, 1,41,000 आया था ना, 1,41,000 माइनस बेटा कितना तो ओपनिंग बैलेंस 50,000। तो अभी ये 91,000 हमारा क्या हो गया, सैलरी सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर आ गया। लेकिन हमने वहां पे क्या कर ली, गड़बड़ कर दी हमने सैलरी पेमेंट में। सैलरी पेमेंट में हमने गड़बड़ कर दी ना। हमने इस साल की जो करंट ईयर की जो सैलरी थी, कितनी पेमेंट हमने दिखा दी, 98,000 98,000 दिखा दी ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, हमें इस साल की कितनी सैलरी पे करनी थी, ओनली 91,000। सपोज बेटा, अब मैं लॉजिक बताता हूँ कि देखो सैलरी देने की बारी है कंपनी को, तो सबसे पहले क्या करेगा, जो ओपनिंग बैलेंस रहा होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी का, पहले वो उसको पेमेंट करेगा, क्योंकि वो हमारा बाकी रह गया था ना लास्ट ईयर का। तो पहले 50,000 उसने पे कर दिया, ठीक है, तो पुराना वाला पेमेंट हो गया 50,000। उसके बाद करंट ईयर की जितनी भी ड्यू हुई उसमें से उसको पेमेंट करना था, लेकिन वो पूरी नहीं पे कर पाया। उसमें से कितना अमाउंट रह गया, 43,000 उसमें से रह गया। बाकी के जितना भी करंट ईयर का ड्यू था माइनस 43,000, उतना हमारा वहां पे पेमेंट हो गया एज अ सैलरी। तो आप लोगों को याद होगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा अकाउंट आता है, सैलरी अकाउंट आता है या आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट वहां पे अपीयर होता है, डेबिट साइड में सैलरी होता है। बट हमने जब पेमेंट ऑफ सैलरी की जब हमने एंट्री पास की, तो हमने वहां पे क्या कर लिया था, हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट कर लिया था, कितने से, 98,000 से। बट हमें करना कितने से था, 91,000 से करना था। वाई, क्योंकि जो 50,000 हमने वहां पे पे किया हुआ है, 50,000 जो हमने वहां पे पे किया हुआ है, वो कैसे हमने 50,000 हमने अपना पुराना वाला हमने पे किया, और प्लस ये जो हमारी सैलरी है आउटस्टैंडिंग वाली, इसकी भी एक एंट्री पास होगी। मैं आप लोगों को थोड़ा रफ में करके बताता हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको करके बताता हूँ। लेट मी ओपन। देखो बेटा, जो हमारी नंबर 1 जो एंट्री होगी वो क्या होगी, द फर्स्ट एंट्री विल बी, मैं यहाँ पे नंबर नहीं लिखता हूँ, वैसे लिख लेता हूँ, ठीक है। द फर्स्ट एंट्री विल बी आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट। कितना बेटा, हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी हमारी, 50,000। तो सबसे पहले तो हम 50,000 वाला पेमेंट करेंगे ना यहाँ पे,
जो हमारी पुरानी बाकी रह गई थी। इसके बाद 2 क्या होगा, कैश, क्योंकि कैश हमारा बाहर जा रहा है। पहली एंट्री हमारी ये होगी। सेकंड क्या होगी हमारी एंट्री, द सेकंड एंट्री विल बी सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे कोई भी सपोज एक्स अमाउंट हमें लिख लेते हैं क्योंकि हमें भी पता नहीं है। 2 कैश और इसके बाद 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब जरा देखो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट एंट्री थी वो तो हमने पहले आउटस्टैंडिंग वाली हमने पेमेंट कर ली, जो कि है हमारी 50,000, ठीक है। और हमने करंट ईयर में कितनी पेमेंट की, 98,000। बट 98,000 में 50,000 हमारा तो प्रीवियस ईयर का था। बचा बेटा कितना हमारा 98 में से करंट ईयर के लिए 48,000। तो यहाँ पे जो हमारा कैश जो अब यहाँ से बाहर निकल रहा है करंट ईयर की सैलरी के लिए, वो कितना निकल रहा है, 48,000। बात बेटा समझ में आ रही है मेरी। अब देखो हमारा कैश कंपनी से कितना बाहर निकल गया, पहले आउटस्टैंडिंग के लिए 50,000 और करंट ईयर की सैलरी के लिए 48,000। थोड़ा सा इसको बैक कर लेता हूँ तब इसका लाइन में आ जाए। तो हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए 50,000 हमने पे कर लिया और इसके बाद हमने करंट ईयर की सैलरी की पेमेंट के लिए 48,000 पे कर दिया, तो 98,000 हमारा हो गया। लेकिन अभी इसके बाद हमसे ये बता रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर कि भाई आपकी जो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, उसका भी बैलेंस ड्यू रह गया। कितना बैलेंस ड्यू रह गया, 43,000। 43,000 ड्यू रह गया। मतलब हमारे करंट ईयर की सैलरी कितनी ड्यू हो गई, जरा बताओ मुझे कैलकुलेट करके। अभी बात समझ में आई सभी को। तो इसका मतलब हमने जो एंट्री पास की थी वो हमने एंट्री गलत पास कर ली, बिकॉज वी हैव पास एंट्री लाइक दैट। जो हमने रॉन्ग एंट्री हमने जो पास की है वो क्या कर लिया हमने, सैलरी डेबिट कितना हमने कर लिया था यहाँ पे 98,000, 2 कैश कर लिया था। तो अब देखो हमने गलती क्या कर ली, कैश वाला तो करेक्ट है कि भाई हमारे कंपनी से 98,000 कैश बाहर जा रहा है, लेकिन हमने करंट ईयर की सैलरी को कितना मान लिया, 98,000 मान लिया। लेकिन हमारे करंट ईयर की सैलरी बन कितनी रही है, 91। मतलब हमने 7,000 से क्या कर लिया, हमने इसको एक्सीड कर दिया। समझ में आया बेटा ये सभी को। तो इसीलिए वो एंट्री हमारी क्या होगी, गलत हो गई। तो यहाँ पे रेक्टिफाई कैसे करेंगे, चलो बाद में हम देखेंगे। तो अभी इसके पीछे रीजनिंग समझ में आई सभी को। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, या फिर नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लो आप इसे। हो गया। तो अब हमें ये समझ में आया कि हमारी जो एंट्री पास होनी थी वो कुछ इस तरीके से होनी थी। अब जरा मुझे बताओ ये जो ऊपर 2 हमने एंट्री पास की है, कौन सी एंट्री कौन से वाउचर में क्वालिफाई करेगी, विच एंट्री विल क्वालिफाई फॉर विच वाउचर्स। वेरी गुड, बिकॉज क्रेडिट में कैश है। सेकेंड वाली, बोलो सेकंड आउटस्टैंडिंग वाउचर क्या होता है, क्या
यहाँ पे क्या हमारा आएगा, अभी जरा देखो, ये जो हमारी सेकंड वाली एंट्री है, ये जो हमारी सेकंड वाली एंट्री है, ये क्या है, कंपाउंड एंट्री है, तो इसको हमें ब्रेकअप करना पड़ेगा। ब्रेकअप हमने किया तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है सैलरी टू कैश, हमने इसको अलग कर लिया 48,000 से। समझ में आ रहा है बेटा ये सभी को? और जो सेकंड वाला जो इसका पोर्शन था सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो जो सेकंड एंट्री है इसको हम ब्रेकअप करेंगे तो इसी फॉर्म में आएगा ना ये कंपाउंड एंट्री को। तो अब जरा बताओ, हम जब भी कोई भी हमें अमाउंट का एडजस्टमेंट करना होगा, एक्सेप्ट फ्रॉम डेट कैश, कैश डिस्काउंट रिसीव और कैश डिस्काउंट अलाउड, उसको तो हम वहां पे साथ साथ कर लेंगे पेमेंट और रिसीव वाउचर में। लेकिन उसके अलावा जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्री होगी उसको हमें अलग से हमें वहां पे ब्रेकअप करना पड़ेगा अपनी कंपाउंड एंट्री को। ओके, तो अब जरा बताओ इस कंपाउंड एंट्री का कौन सा पोर्शन किस वाउचर में जाएगा, विच पोर्शन विल गो टू विच वाउचर आफ्टर ब्रेकिंग अप दैट कंपाउंड एंट्री। सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी किस में चला जाएगा, जर्नल वाउचर में। वाई जर्नल वाउचर? Yes, beta, because it is non-cash transaction. That's why journal voucher is also known as adjustment voucher. जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो सारी की सारी कहाँ पे क्वालिफाई करेगी, वो हमारी जर्नल वाउचर में क्वालिफाई करेगी। इज इट क्लियर? ओके, अब इसी तरीके से सेकंड वाली एंट्री देख लेते हैं। पहले यहाँ पे कर लेते हैं, ये हमारा यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं कि भाई ये हमारा सैलरी का ट्रीटमेंट है। ये हमारा है ट्रीटमेंट ऑफ सैलरी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ, नेक्स्ट क्या है बेटा आइटम आउटस्टैंडिंग का, रेंट। तो रेंट का आप क्या था, हम सबसे पहले देखेंगे इसको आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस था क्या, यस देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस। कितना था हमारा 14,000। हमने पेमेंट कितने की इस बार रेंट की 22,000, मतलब रेंट भी हमने क्या कर लिया, गलत पेमेंट कर दिया। मतलब पेमेंट तो सही किया लेकिन हमने एंट्री गलत पास कर ली। अब जरा आप लोग बताओ सही एंट्री क्या होगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट, कितना हमारा ओपनिंग बैलेंस था 14,14। तो 2 हमने किसमें पेमेंट किया हमने, अच्छा ये इस अमाउंट में लिख लो चल जाएगा ना, ये 14,000, ठीक है। हमारी पहली एंट्री तो ये पहले पास होनी चाहिए थी क्योंकि हमारा आउटस्टैंडिंग वाला पुराना वाला जो रेंट है पहले हम वो पे करेंगे ना, बाद में फिर करंट ईयर वाला पे करेंगे। तो हमारी ये फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सेकंड एंट्री होनी चाहिए थी रेंट डेबिट, कितना अमाउंट, अभी इसको हम x कर लेते हैं, अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे 2 कैश हो जाएगा। अच्छा जरा ये बताओ कैश हमारा कितना बाहर जा रहा है, हमने टोटल रेंट की कितनी पेमेंट की है ड्यूरिंग द ईयर,
22,000 हमने ऑलरेडी 14,000 पे कर लिया आउटस्टैंडिंग के लिए, रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया 8,000 रह गया। इसके बाद जो भी हमारा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर होगा वो किस में चला जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट के लिए, यही होगा ना। लेकिन अब जरा ये देखो, अब यहाँ पे पहले बोला पहले फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, क्लोजिंग बैलेंस प्लस अमाउंट पेड माइनस ओपनिंग बैलेंस। तो यहां पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या था, नील माइनस मतलब नील मतलब जीरो, सॉरी प्लस अमाउंट पेड कितना ड्यूरिंग द ईयर 22,000 माइनस ओपनिंग बैलेंस कितना था, इज इक्वल टू कितना आएगा आंसर, तो 8,000 हमारा कहां पे हो गया, वो हमारा प्रीवियस ईयर, सॉरी 8,000 हमारा क्या हो जाएगा, ये एडजस्टमेंट अमाउंट आ जाएगा। बात बेटा समझ में आ रही है मेरी, इट इज अवर एडजस्टमेंट अमाउंट। अब एडजस्टमेंट अमाउंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एडजस्टमेंट अमाउंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रेंट टू कैश या फिर करंट ईयर का पेमेंट, इसको आप इस तरीके से समझ लो, ऊपर हमारा कितना आया था 43,000 बेटा आया था ना ऊपर एडजस्टमेंट अमाउंट हमारा, क्लोजिंग प्लस अमाउंट माइनस ओपनिंग बैलेंस। ओके 91,000 आया था। तो ठीक है, हमने वहां पे 91,000 का हमने वहां पे एडजस्टमेंट किया था। तो एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे पास करेंगे, यहाँ पे हमें यहाँ पे फिर कैश को भी अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 91,000 का एडजस्टमेंट किया था, बट इस वाले क्वेश्चन में हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, जीरो, नील दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश। तो हमारा करंट ईयर का रेंट का कितना पेमेंट हो रहा है, 8,000 हो रहा है। अभी बेटा बात समझ में आई सभी को, देखो टोटल हमारा कितना पेमेंट हो गया, 22,000 पेमेंट हो गया। तो यहाँ पे जब क्लोजिंग बैलेंस ही नहीं है तो यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं होगी। ओके, तो ये जो मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, इस फॉर्मूले का आप नाम ये लिख सकते हो, करंट ईयर पेमेंट या करंट ईयर ड्यू, सॉरी पेमेंट नहीं, करंट ईयर ड्यू आप लिख सकते हो। मतलब करंट ईयर में आपका कुछ कोई भी पार्टिकुलर जो एक्सपेंस है कितना ड्यू हो गया, पेमेंट तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन ड्यू नहीं दिया हुआ है ना, आपके ड्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, क्लोजिंग प्लस पेड माइनस ओपनिंग। समझ में आया बेटा ये सभी को, जो भी अमाउंट आएगा वो क्या हो जाएगा, वो करंट ईयर ड्यू आ जाएगा, कि करंट ईयर में आपका इतना ड्यू हुआ है, मतलब उतने से वो डेबिट होगा। ऊपर हमारा 91,000 आया था आफ्टर फॉर्मूला, तो हमने सैलरी को कितने से हमने डेबिट किया था, 91,000 से। ओके, उसको बाद में हमने ब्रेकअप किया था, तो ब्रेकअप करने के बाद भी आप देखोगे तो 48,000 प्लस 43,000 91 ही आएगा, ठीक है। और इन द सेम वे यहाँ पे हमने जब फॉर्मूला, यहाँ पे जब ये फॉर्मूला को यूज किया, क्लोजिंग प्लस पेड माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग हमारा 0 था, पेड हमारा 22 था, ओपनिंग हमारा कितना था, ओपनिंग कितना था बेटा हमारा 14,000 ना। सो 22,000 माइनस 14 इज इक्वल टू 8,000। तो 8,000 से हमारा रेंट क्या होगा, डेबिट होगा। हमने कर लिया ना 8,000 से डेबिट यहाँ पे अपने रेंट को।
अभी क्लियर है सभी को? तो ये हमारा यहाँ पे रेंट का भी पेमेंट हो गया। इसको इस फॉर्मूला को लिख लेना करंट ईयर ड्यू का, कि करंट ईयर में कितना ड्यू होगा हमारा, उसके लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग प्लस पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ठीक, अब बोलोगे सर ये ऊपर वाले सेकंड में तो हमारा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आ रही थी, बिकॉज वहां पे क्लोजिंग बैलेंस वाज गिवन। यहाँ पे कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी कुछ बची ही नहीं। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला देख लो क्या दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। सेम बेटा यहाँ पे इसका भी ट्रीटमेंट होगा। कैसे ट्रीटमेंट करोगे? ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन, कोई सा भी प्रोविजन हो, कोई सा भी बेटा प्रोविजन हो, सबका सब प्रोविजन का ट्रीटमेंट बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हम टैक्स का करेंगे। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जो भी आपको उसका ओपनिंग बैलेंस है पहले उसको हमें पेमेंट करना होगा। ओपनिंग बैलेंस क्या है यहाँ पे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 20,000। तो अगर हम आइडियली देखें, प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट कितना अमाउंट है इसका, ओपनिंग बैलेंस 20,000। बात बेटा समझ में आ रही है? टू यहाँ पे कैश कितना 20,000, यही होगा? रॉन्ग। जरा ये बताओ, आउटस्टैंडिंग में तो हमें ये होता है कि हमें पेमेंट करना होता है, क्या प्रोविजन हम इसलिए बनाते हैं कि हमें नेक्स्ट डे पेमेंट करनी होती है? प्रोविजन हम किस लिए बनाते हैं? नॉट प्रॉफिट असाइड, उसके लिए रिजर्व बनाते हैं। वी मेक प्रोविजन फॉर सर्टेन पर्पस, फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कि जो अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस अराइज हो जाएंगे तो हम उस प्रोविजन में से वो पैसे निकाल के उसको यूटिलाइज कर लेंगे। समझ में आ रही है? जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हम बना रहे हैं तो हम टैक्स पर्पस के लिए ही प्रोविजन बना रहे हैं, बाकी कोई सी भी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस अराइज हो जाएंगे फ्यूचर में तो हम इसको यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर टैक्सेशन ओनली। इन द सेम वे वी मेक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आल्सो। तो जब हम डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाते हैं कि जब भी हमें उस एसेट को हमें वहां पे डिस्कार्ड करना होता है, उसको हमें बेचना होता है, सेल करना होता है, और जब नया हमें एसेट खरीदना होता है तो फिर हम उस प्रोविजन को हम वहां पे यूटिलाइज करते हैं। जैसे गुल्लक होता है ना, आप लोग वॉलेट वगैरह होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, पैसे इकट्ठा करते रहते हैं किसी पर्पस के लिए, कि हाँ जैसे ही वो गुल्लक फुल जाता है या फिर जैसे ही वो जिस चीज के लिए या जिस पर्पस के लिए उस पैसे को हम इकट्ठा कर रहे थे वहां पे, तो जैसे ही वो अराइज हो जाता है सर्कमस्टेंसेस तो हम अपने गुल्लक को तोड़ के फिर सारे पैसे निकाल के वहां पे उसको यूटिलाइज कर लेते हैं जिस पर्पस के लिए हम पैसे इकट्ठा कर रहे थे। समझ में आ रहा है बेटा ये सभी को? तो आउटस्टैंडिंग वाले में तो इट वाज वेरी क्लियर कि भाई जो पुराना आउटस्टैंडिंग था उसको तो हमें पेमेंट करना ही है करंट ईयर में। समझ में आ रहा है ये? लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन में हम यहाँ पे कैश नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाना होगा, सेम फॉर्मूला, क्लोजिंग प्लस पेमेंट माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग कितना गिवन है इसका जरा बता मुझे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 20,000 12,000 है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस 12,000 प्लस हमने कितना टैक्स पे किया इस बार, 20,000 28,000। ओपनिंग बैलेंस कितना है, अब जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा आंसर। तो 20,000 हमारा क्या हो गया, कोई मुझे बताएगा?
हमारा ये ड्यू, मैंने कहा था ना ये किसका ये फॉर्मूला होता है, करंट ईयर ड्यू का ये फॉर्मूला होता है, यही बताया था ना मैंने। तो यहाँ पे करंट ईयर ड्यू का मतलब क्या होगा प्रोविजन के लिए, क्या नहीं बेटा, ये करंट ईयर ड्यू का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना ये आउटस्टैंडिंग नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो हमारा प्रीवियस ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस था प्रोविजन का वो इस साल यूज ही होगा, नहीं भी हो सकता है यूज, अगर वो सर्कमस्टेंस से अराइज नहीं हुआ तो फिर वो वैसे ही पड़ा होगा। तो प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन का मतलब होता है एक कंपनी एवरी ईयर इन एवरी फाइनेंशियल ईयर दे ट्रांसफर सम अमाउंट टू दी प्रोविजन, वो अपने प्रॉफिट से कुछ पैसे निकाल के, कुछ प्रॉफिट का पोर्शन निकाल के वो प्रोविजन में ट्रांसफर करते रहते हैं ईयर बाय ईयर। समझ में आ रहा है बेटा ये सभी को? जैसे कोई सेविंग करता है ना कि आपको क्या, आपको पॉकेट मनी मिली घर से, तो आपने बोला कि नहीं मुझे थोड़ा पैसे सेव करना है, मुझे कोई सामान खरीदना है, तो क्या करोगे, जब जब पॉकेट मनी मिलेगी आप उसको सेव करोगे, और जैसे ही वो इवेंट आ जाएगा आप फिर सारे पैसे को खर्च कर लोगे। इसका मतलब ये नहीं ना कि हाँ जो प्रीवियस वाली पॉकेट मनी मिली थी पहले उसको यूटिलाइज करेंगे फिर नई वाली पॉकेट मनी को वहां पे हम इकट्ठा करेंगे, ऐसा तो नहीं करोगे। आप हर बार जब भी पैसे मिलेंगे आप उसको वहां पे सेविंग करोगे ना, उस प्रोविजन में डालोगे ना। तो वैसे यहाँ पे भी है, ये करंट ईयर ड्यू का मतलब ये है कि ये जो 20,000 हमारा जो कैलकुलेटेड अमाउंट निकल कर आया है, इसका मतलब दिस इन दिस करंट ईयर वी हैव ट्रांसफर्ड 20,000 टुवर्ड्स द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। समझ में आई बेटा मेरी बात सभी को? देखो ऊपर जो हमारा जो यहाँ पे अमाउंट आया था करंट ईयर ड्यू का, मैं यहाँ पे फॉर्मूला चलो लिख ही लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। करंट ईयर ड्यू क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना था रेंट का, जल्दी से बताओ कोई। पेमेंट कितना किया था रेंट का हमने, ओपनिंग बैलेंस कितना था, अमाउंट कितना आया, तो 8,000 हमारा करंट ईयर ड्यू हो गया। समझ में आ रहा है ये, 8,000 हमारा करंट ईयर ड्यू हो गया, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने क्या कर लिया यहाँ पे, हमने करंट ईयर की एंट्री से पास कर लिया, क्योंकि रेंट डेबिट हुआ का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा करंट ईयर का फाइनेंशियल ईयर के पीएल अकाउंट में जाएगा, सॉरी जो हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके पीएल अकाउंट में ये ट्रांसफर होगा, क्योंकि रेंट की जगह कहां पे होती है, कोई बताएगा मुझे रेंट की जगह कहां पे होती है, पी&एल डेबिट साइड, और आउटस्टैंडिंग की जगह कहां पे होती है, बैलेंस शीट में होती है। तो ये समझ में आया ये। अब पी&एल अकाउंट का आप लोगों को एक क्राइटेरिया बताया गया था कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस या इनकम होते हैं ऑफ करंट ईयर सिर्फ वही जाते हैं हमारे कहां पे, पी&एल में, बाकी जो हमारा प्रीवियस ईयर का जो खर्चा होता है, जो फ्यूचर का खर्चा होता है, या प्रीवियस ईयर की इनकम होती है या फ्यूचर की इनकम होती है, वो हमारे पीएल में नहीं आएगी। यही बताया गया था ना आप लोगों को। तो यहाँ पे हमारा जो आउटस्टैंडिंग रेंट टू कैश है, तो क्या ये हमारा इसका कोई भी पोर्शन हमारा पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा क्या, जरा बताओ मुझे। नहीं आएगा ये, बिकॉज इट इज अ बैलेंस शीट आइटम, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड कैश इज ऑल्सो अ बैलेंस शीट आइटम। यहाँ पे हमारा इसका कोई पोर्शन जाएगा क्या पीएल अकाउंट में, डेफिनेटली यस, क्योंकि रेंट इज अ पी&एल आइटम, कैश हमारा बैलेंस शीट का है लेकिन रेंट तो हमारा पी&एल का आइटम है ना। तो इसीलिए हमें यहाँ पे ये लिखाना पड़ेगा कि भाई करंट ईयर का हमारा कितना रेंट है, उसमें तो दिया कि हमने अपनी पॉकेट से 18,000 रुपये कितना दिया था हमने, 18,000 ने दिया था ना, 22,000, वी हैव पेड 22,000 फॉर द रेंट, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस 22,000 में से करंट ईयर का कितना रेंट है, वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। इन द सेम वे यहाँ पे हम ऊपर आ जाते हैं, सैलरी वाले में देख लेते हैं।
सैलरी वाले में करंट ईयर ड्यू हम यहाँ पे निकालेंगे। करंट ईयर ड्यू, क्लोजिंग बैलेंस कितना था हमारा सैलरी का, आउटस्टैंडिंग सैलरी का 43,000। पेमेंट कितना हमने कर लिया था 98,000। ओपनिंग बैलेंस कितना था 50,000। कितना अमाउंट आया 43,000 आया ना। सॉरी 91,000। तो 91,000 हमारा आया। तो ये 91,000 क्या है हमारा, ये करंट ईयर के सैलरी का पेमेंट है। समझ में आ रहा है बेटा ये सभी को। हमने पेमेंट कितना किया एक्चुअल में, हमने एक्चुअल में बेटा कितना पेमेंट किया 98,000। यही हमने पेमेंट किया ना 98,000। लेकिन हमारे करंट ईयर का कितना पेमेंट है उस 98,000 में से 91,000। तो 7,000 हमने क्या कर लिया, 7,000 हमने क्या किया, डेफिनेटली बेटा हमने प्रीवियस ईयर का पे कर लिया। समझ में आ रहा है ये। तो पुरानी वाली सैलरी का हमने क्या कर लिया, कितना हमारी ओल्ड वाली सैलरी कितनी हमारी ड्यू थी 50,000 ड्यू थी। लेकिन उस 50,000 में से हमने सिर्फ 7,000 हमने इस करंट ईयर में पे किया, अभी भी उसका 43,000 रह गया। मेरी बात बेटा समझ में आ रही है सभी को। तो वही चीज यहाँ पे भी हम यहाँ पे इसको ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमारा प्रोविजन का भी यहाँ पे ये सेम सीन होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे पेमेंट करनी थी, सॉरी बेटा हमें यहाँ पे टैक्स की पेमेंट करनी थी। तो मैंने टैक्स की एंट्री को मैंने छुड़वा दिया था। अभी हम जब एक बार फिर से जब टैली में सारी चीजें हम करेंगे तो वो अच्छे से समझ में आएगा। देखो जब भी किसी भी चीज का प्रोविजन बनता है ना और जब उसकी पेमेंट होती है तो हम अलग से कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है सभी को, कुछ बोलोगे। आई एम सेइंग कि whenever we create any provision for anything, whenever we are to make payment for that purpose, then we don't need to open a new account or new ledger. We just make payment from that provision only. तो अभी हमारी पेमेंट किसमें हो रही है, टैक्स की, कैश में हो रही है। लेकिन पैसा हम कहां से निकालेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स है, क्योंकि वहीं पे तो इसीलिए तो पैसा इकट्ठा कर देते ताकि जब भी जरूरत पड़े वहां से पैसा निकाल लें। समझ में आया बेटा ये सभी को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम टैक्स अकाउंट को हम ओपन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स को हम यहाँ पे डेबिट कर लेंगे। अब बोलोगे सर इसको डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि देखो जब भी प्रोविजन हम बनाते हैं, प्रोविजन का किस साइड कौन सा आइटम होता है बैलेंस शीट का, लायबिलिटी आइटम होता है या एसेट आइटम होता है। प्रोविजन प्रोविजन लायबिलिटी साइड का आइटम होता है ना, मतलब उसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा ऑलवेज। तो उसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, जितने से हमने टैक्स का पेमेंट किया था तो उससे हम उतने अमाउंट से इसको हम डेबिट कर लेंगे। तो कितना हो गया 28,000। समझ में आ रहा है बेटा ये सभी को। टू कैश, क्योंकि हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं। मुझे ये कुछ ज्यादा ही आगे चला गया। ठीक है बेटा ये। तो प्रोविजन फॉर टैक्स टू कैश हमने ये पेमेंट कर लिया। ठीक है, सेकंड में आते हैं। सेकंड हमारी एंट्री, सेकंड हमारी एंट्री क्या होगी, अब डी की होगी। चलो ये तो हमने पेमेंट कर दिया, जितना भी हमारा बनता था पेमेंट करने का हमने प्रोविजन से सीधा सीधा निकाल के कर लिया। अब हमें एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे पास करनी है। वी नीड टू पास एडजस्टमेंट एंट्री। भाई करंट ईयर से, सॉरी करंट ईयर में हमारे P&L अकाउंट से कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ प्रोविजन में, कोई मुझे बता पाएगा। कैन समवन टेल मी हाउ मच अमाउंट द कंपनी विल ट्रांसफर फ्रॉम देयर P&L अकाउंट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन।
अभी अभी तो बेटा कैलकुलेट किया ना करंट ईयर ड्यू। करंट ईयर ड्यू का मतलब क्या हुआ कि भाई करंट ईयर में हमारा P&L अकाउंट में कितने अमाउंट से प्रोविजन डेबिट साइड में आएगा। बात समझ में आई सभी को? बेटा क्लियर है सभी को? चलो मैं थोड़ा सा इसको इजी कर लेता हूं। मैं क्लोजिंग बैलेंस को 13,000 मान लेता हूं। सपोज आपके क्वेश्चन में 12,000 की जगह 13,000 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है बेटा ये सभी को? तो ये 13,000 है। पेमेंट कितनी की हमने? 28,000 की। ओपनिंग बैलेंस क्या था? 20,000। तो ये कितना हो जाएगा ये हमारा? क्या 25,000 कैसे होगा? 21,000 हो जाएगा ना। तो ये 21,000 क्या हुआ? करंट ईयर के हमारे P&L अकाउंट से ट्रांसफर हुआ किसमें? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में। तो इसी अमाउंट से हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट P&L अकाउंट डेबिट कितना? 21,000 टू क्या होगा? प्रोविजन फॉर टैक्स 21,000। बात बेटा समझ में आई सभी को? अब देखो हमारा प्रोविजन यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसका मतलब प्रोविजन का जो बैलेंस था वो इंक्रीज हो गया होगा और P&L अकाउंट हमारे डेबिट होगा, क्योंकि P&L अकाउंट से हम पैसे मतलब वहां से ट्रांसफर, पैसा नहीं बेसिकली वहां पे जो अमाउंट था, जो हमारा प्रॉफिट था, उसमें से हम कुछ पोर्शन ट्रांसफर कर रहे हैं टू दी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इज इट क्लियर बेटा टू एवरीवन? तो ये तो हमारा यहाँ पे इस तरीके से प्रोविजन फॉर ट्रीटमेंट हमारा इस तरीके से हो जाएगा। और रही बात ये है ट्रीटमेंट ऑफ सैलरी और ट्रीटमेंट ऑफ रेंट की, ये तो मैंने रीजनिंग बताई कि कैसे हम इसको समझेंगे, लेकिन सॉल्व करने की यहाँ पे जो तरीका होगा वो अलग होगा। बोलो कैसे अलग होगा? बड़ी सिंपल सी बेटा बात है। देखो यहाँ पे हमने देखा कि भाई हमने सैलरी इस बार जो पेमेंट की है वो कितने की है? 98,000 की। 98,000 हमने कैश में पे किया है ना सैलरी का। लेकिन करेंट ईयर का ड्यू कितना हो रहा है हमारा? 91,000। तो इसका मतलब हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है, जो पहले से ही हमारी सैलरी बाकी थी 50,000, उसमें से हमने कितना पेमेंट किया? सिर्फ हमने उसमें से कितना पेमेंट किया? बेटा 98,000 में से हमने करंट ईयर का 91,000 पेमेंट कर लिया, रिमेनिंग कितना बचा? 7,000। मतलब हमने जो हमारा प्रीवियस वाला जो बैलेंस है उसमें सिर्फ 7,000 किया। हालांकि लॉजिक यही कहता है कि पहले हम उसने पुरानी वाली पे की होगी 50,000 पूरी, उसके बाद फिर करंट ईयर की जो 91,000 ड्यू हुई है उसमें से कैश उसने 48,000 पेमेंट किया और आउटस्टैंडिंग सैलरी इतनी फिर से क्रिएट होगी। तो आप या तो ये वाला आप क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हो, इस तरीके से पास कर सकते हो, या फिर सीधा सीधा आप एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हो। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? आप सिंपल ये करोगे कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आप एंट्री पास करोगे, मतलब एक ही एंट्री से काम हो जाएगा। ये ऊपर वाली एंट्री आपको पास करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इस एंट्री से ही काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा? क्योंकि सैलरी तो हमारी 91,000 होगी, कैश हमारा क्या होगा? अच्छा चलो ठीक है, अभी फिलहाल बेटा ये रहने देता है वरना फिर और कंफ्यूजन है। अभी ये वाला ये ट्रीटमेंट समझ में आया सभी को? नेक्स्ट जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं वहां पे आपको शॉर्टकट बता दूंगा, ठीक है? किसका बेटा? नहीं ये मैं फाइल में आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है? ये मैं जो रेट में कर लेता हूँ वो करंट ईयर का पेमेंट में कर लेता हूँ, ठीक है? और ये जो येलो में आ रहा है वो आपका एडजस्टमेंट जो सॉरी ड्यू अमाउंट होगा।
तो अब वापस आते हैं अपने टैली पे। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें तो ये करना होगा भाई, जितनी भी हमने एंट्री पहले पास की है वो सारी की सारी एंट्री हमने गलत पास की थी, गलत पास की है ना हमने। तो पहले तो हमें उस सैलरी, हमें ये वाली थी ना हमारी एंट्री, सैलरी, रेंट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह। तो इसको तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें तो ये क्वेश्चन हमसे बस ये बोल रहा था कि भाई सैलरी की हमने पेमेंट की है, लेकिन करंट ईयर की सैलरी कितनी हमें ये पता नहीं था, तो हमने इसको कैलकुलेट किया यहाँ पे। जरा देखो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, कहाँ गया सैलरी का, ये रहा। तो करंट ईयर की सैलरी हमारी 91,000 से डी होगी। कैश कितना पेमेंट होगा, 48,000 होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी का कितना पेमेंट हो रहा है, 50,000 हो रहा है। तो पहले तो ये हमारी पेमेंट में जाएगी, पेमेंट में ही जाएगी ना बेटा ये वाली एंट्री, पेमेंट वाउचर में। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस एंट्री को पहले मैं डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, जो कल हमने एंट्री पास की थी लास्ट वाली, उस एंट्री को मैंने डिलीट कर दिया। कैसे डिलीट करते हैं वो सारी चीजें मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अभी हम सबसे पहले पहली वाली एंट्री पास करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सैलरी का हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए था कि पहले जो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी थी प्रीवियस ईयर वाली, पहले हम उसको पेमेंट करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा ये सभी को? तो क्या होगा यहाँ पे, डेबिट में क्या आएगा, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हम यहाँ पे ले लेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी यही है, कितना अमाउंट था, 50,000 टू कैश। तो ये एंट्री हमारी होगी ना पेमेंट की, सबसे पहले सैलरी से रिलेटेड। तो बस आप यहाँ पे नरेशन में लिख लोगे, बीइंग प्रीवियस ईयर सैलरी पेड इन कैश। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगा। अच्छा, आप लोगों को वर्ड वाली स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही होगी ना? वन सेकेंड। अभी दिखाई दे रही है? अभी क्या बेटा दिखाई दे रहा है? और अभी एक सेकेंड। और अभी ठीक है, दिखाई दे रही। तो फर्स्ट वाली एंट्री हमने पास कर ली, कौन से वाउचर में, पेमेंट वाउचर में। अच्छा बताओ, सेकंड वाली सैलरी मैंने कहा था पहले इसको हमें ब्रेकअप करना होगा, क्योंकि ये सेकंड वाली सैलरी हमारी, सॉरी सेकंड वाली एंट्री हमारी क्या है, ये कंपाउंड एंट्री है। तो इसको हमने ब्रेकअप किया। पार्ट 1 सैलरी टू कैश किस में जाएगा, क्यों, वेरी गुड। तो ये भी हमारी पेमेंट में जाएगा। तो डेबिट क्या हो रहा था हमारा, सैलरी। सैलरी अकाउंट हमने ऑलरेडी बना रखा था, ठीक है, हमने कल बनाया था ना हमने सैलरी अकाउंट। कोई कुछ बोलेगा, कौन से ग्रुप में बनाया था, कौन से, क्यों इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्यों बनाया था, वेरी गुड। तो सैलरी हमारी यहाँ पे कितनी है, कितने से डेबिट हो रही है, 48,000 से। ठीक है, 48,000 हमने लिख लिया। ठीक है, क्रेडिट में कैश, कैश ही है ना यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। जरा देखो सेकंड वाली एंट्री, सेम एंट्री हमने यहाँ पे पास कर लेंगे। तो 48,000 हमने लिख लिया यहाँ पे। अब बस यहाँ पे बीइंग करंट ईयर सैलरी पेड इन कैश, नरेशन लिख लोगे, इसको एक्सेप्ट करोगे, यस नो, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब इसका जो हमारे कंपाउंड एंट्री का सेकंड पार्ट है वो कहां पे जाएगा, जर्नल वाउचर में आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F7 प्रेस करना होगा जनरल के लिए। जनरल वाउचर में भी पहले डेबिट ही पूछता है। तो डेबिट में क्या आएगा,
सैलरी कितना अमाउंट 43। टू कैश आएगा क्या यहाँ पे, क्या आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। वैसे जनरल ऑप्शन में आपको कैश और बैंक का आपको लेजर मिलेगा ही नहीं, जितनी भी लिस्ट आएगी ना आप देख उसमें ढूंढना, कभी भी आपको कैश और बैंक से रिलेटेड कोई भी लेजर नहीं दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी यहाँ पे 43,000 हो गई। तो बस हमारी एंट्री सैलरी से रिलेटेड पास हो गई। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट अपने रॉन्ग जो एंट्री थी हमारी, हमने उसको डिलीट कर दिया था, ठीक है। तो ये रॉन्ग एंट्री मैंने बस आपको दिखाया था कि ये हमने पास कर ली थी गलती से, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं टू बी डिलीटेड, ठीक है। हाँ हाँ वो हम अब नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम नहीं है ना, जल्दी से इसको रेंट को भी खत्म कर लेते हैं फटाफट। जल्दी बताओ रेंट की फर्स्ट वाली एंट्री कहां पे पास होगी, क्यों पेमेंट में होगी। ओके तो डेबिट में क्या हमारा आ गया आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना अमाउंट है 14,000। क्रेडिट में क्या आएगा कैश, तो बस यहाँ पे नरेशन में लिख लूंगा बीइंग प्रीवियस ईयर रेंट पेड इन कैश, ठीक है। ये हमारा हो गया। सेकंड वाली एंट्री क्या थी, अब देखो आप बोलोगे सर ऊपर सेकंड वाली एंट्री को हमने ब्रेकअप किया था दो पार्ट में, ताकि एक पार्ट हमारा पेमेंट में चला जाए और दूसरा पार्ट हमारे जर्नल में चला जाए, लेकिन रेंट वाले में ऐसा क्यों नहीं किया हम लोगों ने, कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों नहीं किया हमने। यस बेटा क्योंकि इसका क्लोजिंग बैलेंस ही नहीं है। ओके गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ पे ये वाली एंट्री कहां पे पास होगी जरा बताओ, पेमेंट में। तो ऊपर वाली हमारी जो सेकंड वाली एंट्री थी उसका एक पार्ट पेमेंट में जा रहा था, दूसरा पार्ट इसका जर्नल में जा रहा था, तो जर्नल वाला पार्ट हमारे में है ही नहीं, जीरो है, तो इसीलिए जर्नल वाला पार्ट इसमें नहीं आएगा, सिर्फ पेमेंट वाला पार्ट ही आएगा। तो पेमेंट वाले पार्ट में क्या करेंगे यहाँ पे रेंट, कल हमने क्रिएट किया था, नहीं क्रिएट करता तो मैं आज क्रिएट करना पड़ता, ये भी कौन से ग्रुप के अंडर में क्रिएट होगा रेंट अकाउंट, वेरी गुड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो 8,000 से इसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे कैश, तो 8,000 से ये भी हमारा पेमेंट होगा बीइंग करंट ईयर रेंट पेड इन कैश। ओके ओके बेटा ठीक है। और इसके बाद हमारा थर्ड वाला क्या था हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमें यहाँ पे पहली एंट्री कौन सी पास करनी है हमें, पढ़ो फर्स्ट एंट्री क्या है यहाँ पे, तो कौन से वाउचर में आएगा ये पेमेंट वाउचर, वेरी गुड। तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर में हम ऑलरेडी हैं, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो कितने अमाउंट से 28,000 से। अब अभी देखना जरा यहाँ पे 28,000 मैंने जैसे ही लिखा मैंने एंटर किया, अच्छा ओके ओके चलो ठीक है कोई नहीं, डेबिट। अभी जरा बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो कर लेता हूँ, अभी जरा यहाँ पे देखो जब मैंने प्रोविजन पे टैक्सेशन बेटा जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसका यहाँ पे जरा देखो करंट बैलेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे करंट बैलेंस बेटा कितना आ रहा है यहाँ पे 20,000, लेकिन हम डेबिट कितने से कर रहे हैं 28,000 से। तो वहां पे क्या मतलब जितना पैसा उसमें जितना फंड उसमें हमने इकट्ठा नहीं किया उससे ज्यादा फंड हम वहां से निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है ये, एक तरीके से ये कहना है। तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, अभी हम इसको एडजस्ट कर लेंगे वो करेक्ट हो जाएगा। अभी वो बैलेंस 8,000 डेबिट में दिखाने लगेगा, देखो दिखा रहा है ना करंट बैलेंस 8,000 डेबिट, समझ में आ रहा है ये।
तो अभी उसको कोई वो करंट बैलेंस जो भी होगा उससे प्रोविजन वाले में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको एडजस्टमेंट तो करना ही होगा। तो एडजस्टमेंट जैसे करेंगे उसका क्रेडिट बैलेंस ही आएगा, और प्रोविजन हमेशा क्रेडिट बैलेंस में ही होना चाहिए। ठीक है, वैसे ये गलत तरीका है, कभी भी प्रोविजन एक्सीड नहीं कर सकता अपने फंड से, लेकिन क्योंकि अभी हम इनिशियल अभी बेसिक क्लासेस में हैं, तो अभी हम ये गलतियां अभी कर सकते हैं। ठीक है, आगे फिर नहीं करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो 2 हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैश कर लेंगे 28,000। अच्छा, कैश अब खत्म हो गया है क्या कंपनी के पास? देखो यहाँ पे कैश होगा रेड हो गया, इसका मतलब भाई कैश आपका अब खत्म हो गया है। तो अब बैंक से ही कर लेते हैं, एसबीआई से पेमेंट कर लेते हैं। ठीक है, कोई कैश तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, वो कॉन्सेप्ट ही पूरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कैश की जगह मैंने बैंक ले लिया है, तो बैंक का ये आएगा, तो इसको फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे नरेशन में, बीइंग पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, या बीइंग टैक्स पेड। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? ठीक है, तो इसको हम सेव करेंगे। जल्दी से सेकंड एंट्री पाई जाते हैं। सेकंड एंट्री हमारी क्या है, जल्दी बताओ। तो ये कौन सा वाउचर में जाएगा? क्यों? बिकॉज इट इज अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन। वेरी गुड। तो जल्दी से जर्नल में जाएंगे। डेबिट में क्या लेंगे, पी एंड एल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे देखो है, हमने बनाया था क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? डिड वी क्रिएट एनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? यस, वेरी गुड। हमने ओपनिंग बैलेंस प्रोवाइड वहां पे फीड किया था, लेकिन हमने इसको क्रिएट किया था क्या कभी? क्यों? वेरी गुड बेटा, टैली वो हमें रेडीमेड फॉर्म में ही दे देता है पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, तो उसी पी एंड एल अकाउंट को यहाँ पे हम डेबिट करेंगे। कितने अमाउंट से? 21,000 से। ठीक है, क्रेडिट किसको करेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स को, 21,000। तो बस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो गया क्या क्वेश्चन हमारा? बोलो बेटा, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ क्या? और इसके अलावा कोई और एंट्री छूट गई क्या? नहीं, डिप्रिसिएशन के अलावा। क्यों? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वाला हमने डिलीट कर दिया था ना, वो वाली एंट्री जो कल हमने पास की थी, तो उसके साथ से मिसलेनियस वाली भी तो डिलीट हो गई। तो मिसलेनियस वाली और डिप्रिसिएशन वाली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा एक जरा ये बात बताओ, आप लोग आपका कोई जीरो पीरियड में मंडे ट्यूसडे को कोई लेक्चर होते हैं क्या? हम्म, कौन सा लेक्चर होता है जीरो में? हम्म, जीरो फ्री है। अच्छा चलो ठीक है, तो बेटा एक काम करते हैं, जो जो ये नेक्स्ट वीक जो आएगा बेटा, ये मंडे से जो स्टार्ट होगा, तो इंस्टीट्यूट ऑफ थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप लोगों की क्लासेस ले लूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी कहीं बाहर जाना है इस वीक, तो फिर बाकी नेक्स्ट वीक से जैसे हमारी सैटरडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्लासेस होती है, फिर वैसे कर लेंगे। तो 1 वीक के लिए ये अरेंजमेंट कर लेते हैं कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लासेस हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों दिन आपके क्लासेस वगैरह तो नहीं है ना, क्लैश नहीं हो रही ना किसी के साथ? ठीक है, तो बाकी आप मंडे को डिस्कस कर लेंगे जो भी बाकी चीजें रह गई है। अभी आपकी क्लास होगी ना दूसरी? ठीक है चलो, तो और ये मैं जो
वर्ड की जो फाइल बनाई है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन अभी उसमें भी करेक्शन अभी हमें करना है। करेक्शन का मतलब उसको भी, वो सही तरीका नहीं है, वो मैंने बस लॉजिक को समझाने के लिए आप लोगों को बस दिखाया था वो पास करके। जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो इसको और भी छोटा कर लेंगे। जैसे हमने प्रोविजन के लिए सिर्फ 2 एंट्री पास की है ना, तो वैसे ही वहां पे